कमलावती की चारों बहुएं अलग अलग फ्लैट में रहती है। एक दिन कमलावती के पास गांव से उसके भाई रमेश का फोन आता है। रमेश, कमला दीदी कैसी हो आप? कमलावती, मैं तो ठीक हूँ रमेश, तुम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद फोन किया, सब ठीक तो है ना? रमेश, हाँ दीदी, सब ठीक है। मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ काम था तो सोचा अपने भांजे से भी मिल लूंगा। फोन कट जाता है और कमलावती दुविधा में पड़ जाती है। वह सोचने लगती है, बच्चे तो मेरे साथ में नहीं रहते, अगर भाई को पता चल गया कि मैं अकेले रहती हूँ तो वह बहुत दुखी होगा। खैर, अब जो होगा वो देखा जाएगा, आने दो भाई को। अगले दिन रमेश कमलावती के घर पहुँच जाता है। वह अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और सोच में पड़ जाती है। रमेश, कमला दीदी क्या सोच रही हो? कमलावती, अरे कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रमेश, दीदी तुम क्यों ला रही हो? खाना तो आपको बहुएं लाएंगी, कहाँ गई वो? कमलावती ने रमेश को सारी बात बता दी। रमेश, कलयुग आ गया है दीदी, कलयुग, चार चार बेटे के होते माँ बेसहारा हो जाए, ये तो घोर कलयुग है। चलो मैं तुम्हारे बेटों से मिलकर आता हूँ। रमेश ऊपर चला जाता है तो देखता है कि कमलावती के बड़े बेटे को शराब पीने की आदत होती है, जो अब बहुत बढ़ चुकी है। उसके दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा, मामा जी कैसे हो आप? घर में सब ठीक है? बड़े दिन बाद आप मिलने आए। रमेश, घर में तो सब ठीक है, तुम बताओ कैसा चल रहा है? यहाँ सब कुछ ठीक है ना? इतने में उसका छोटा बेटा यानी कमलावती जी का पोता रमेश के पास आता है, जो लगभग 6 साल का था। रमेश उससे पूछता है, रमेश कैसे हो बेटा? कौन सी क्लास में हो? पोता, मैं तो अभी एलकेजी में हूँ नाना जी। रमेश, अच्छा, बड़ा होकर क्या बनोगे? पोता, मैं बड़ा होकर पापा की तरह शराबी बनूंगा। यह सुनकर सभी लोग भौचक्कार रह गए और रमा फुट-फुट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, रमा, अगर मैं अलग ना हुई होती तो ये इतनी शराब नहीं पीते, माँ के साथ रहते थे तो इनको माँ से थोड़ी शर्म तो होती। अब बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो ये सीखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद रमेश ऊपर दूसरे भांजे के पास जाता है, पर वहाँ की हालत कुछ अजीब ही थी, जैसे चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, कोई साफ सफाई नहीं। रीना सारा दिन सोती रहती या टीवी देखती रहती। रमेश से घर की हालत देखी नहीं गई और उसने बातों बातों में ही पूछ लिया, रमेश बेटा, घर बदल रहे हो क्या? सब सामान बिखरा हुआ है। मामा जी की बात सुनकर रीना झट से बोली, रीना, मामा जी पहले सब माँ के साथ रहते थे ना, तो सारी बहुओं को एक ही काम करना रहता था तो काम जल्दी से हो जाता था। अब सारा काम मुझी को ही करना पड़ता है, तो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर खत्म करूँ। रमेश, अरे तो बेटा एक काम वाली को रख लेते। रीना, इनकी इतनी सैलरी कहाँ की काम वाली को रख सके। मामा जी, हम अलग फ्लैट में ना रहते ना तो इतनी परेशानी ना होती, वहाँ सब मिलजुल कर काम कर लेते थे। ये कहते ही रीना के आंखों से आंसू बहने लगते थे। रमेश वहाँ से भी चला जाता है और तीसरे बेटे के घर यानी तीसरी मंजिल पर पहुँचता है। वहाँ रमेश का तीसरा भांजा और उसकी पत्नी मालती आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। रमेश बेटा कैसा चल रहा है? तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम सब अलग अलग रहते हो, तो मैं आ गया तुमसे मिलने।
तीसरा बेटा, सब ठीक है मामा जी, आप बताओ आप कैसे हो? मालती, मामा जी आए हैं, कुछ खाने को ला। इतना सुनते ही मालती रसोई के डब्बों में देखने लगती है। वो एकदम खाली होते हैं और वह वहीं बैठकर सर पकड़कर बैठकर रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर रमेश और मालती का पति अंदर आते हैं। रमेश, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? मालती, क्या बताऊं मामा जी, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। अगर मैं भाभीियों के बातों में आकर घर से अलग ना होती ना, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और काम का भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं। मेरी सास हमेशा हमारी ख्याल रखती थी और आज ये दिन सिर्फ मेरी वजह से देखने को मिल रहा है। मालती अपने किए पर बहुत पछताती है। अब रमेश चौथी मंजिल पर जाता है तो वहाँ ताला लगा दिखता है। वह अपने भांजे को फोन करता है तो पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो और उसकी पत्नी रेणु अस्पताल में है। रमेश भी अस्पताल पहुँचता है। रमेश, अरे बेटा तुम ठीक तो हो? कैसे हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट? रमेश के चौथे भांजे ने सारी बात बताई। इतने में रेणु भी आ जाती है। रेणु, मामा जी नमस्कार। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तो यहाँ अकेले बहुत परेशान हो गई थी। कभी दवाई का पर्चा तो कभी दवाई का चक्कर। रमेश, तो तुम दोनों दीदी को खबर क्यों नहीं दी? रेणु, किस मुंह से मैं फोन करती माँ जी को, उनका दिल भी बहुत दुखाया है। हमने आज बहुत पछता रही हूँ जो उनसे अलग रहने के लिए सोचा। अगर हम सब साथ रह रहे होते तो आज मुझे इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। रमेश अपने तीनों भांजों और कमलावती जी को खबर कर देता है और सभी अस्पताल में आते हैं। रमेश चारों भाइयों को एक दूसरे की परेशानी के बारे में बता देता है। चारों भाई एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। चारों बहुएं भी कमलावती जी के पैर छूकर अपने सास से माफी मांगते हैं। अब दोबारा सारा परिवार एक हो गया और सब मिलजुल कर रहने लगे। अगर एक भाई पर कोई परेशानी आती तो सारे भाई मिलजुल कर उसका सामना करते। एक दिन कमलावती ने अपने बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, देखो तुम सब एक साथ रहते हो तो कितने खुश रहते हो, कोई मुसीबत तुम्हें छू भी नहीं सकती। इसीलिए तो कहते हैं मुश्किल वक्त भी टल जाता है जब अपनों का साथ मिल जाता है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया आपसे निवेदन है कि इसे लाइक, शेयर और मेरे स्टोरीज क्रिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।